हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करें हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 13 और हमने 1 से लगाकर 12 तक के लेक्चर ऑलरेडी इस सीरीज के कर लिए हैं। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर में जो 36 शिफ्ट आई है प्री के अंदर में, वो सारी की सारी शिफ्ट हम लोग एक एक करके मैथ्स के सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 12 तारीख तक की सारी शिफ्ट हमने कर ली है। 9, 10, 11 और 12 तीन शिफ्ट तीनों मिला के तो 12 शिफ्ट हमारी हो चुकी है और 12 लेक्चर हो चुके हैं। अब हमारा यह 13वां लेक्चर है। इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 13 सितंबर 2024 की जो शिफ्ट 1 आई है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ में कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट नए इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं वो पिछले लेक्चर भी ये लेक्चर खत्म करने के बाद में एक एक करके देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथ सिलेक्शन सीरीज के अंदर में हम लोग ये PYQs 2025 जो CGL 2025 होने वाला है उसको टारगेट करते हुए हम लोग कर रहे हैं 2024 के सारे पेपर, और 13 सितंबर 2024 के शिफ्ट 1 को आज सॉल्व कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 13 हमारा ये है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट शुरू से हमारे साथ कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग एक टारगेट स्कोर लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग प्री के अंदर में 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट है और मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 का टारगेट है। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मेरे मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं मैथ्स के अंदर में। तो जो भी मैं बताऊंगा तो वो उस हिसाब से ही बताऊंगा कि आपका एसएससी के अंदर में जो भी डिमांड रहती है सवालों की, किस तरह के सवाल जो वो पूछे जाते हैं, जो पैटर्न रहता है, वो एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो सब कुछ इसके अंदर में मैं कवर कर लूँगा। तो आप इस सीरीज़ को जब अगर 36 से पूरे कर लेते हैं, आप ये मान के चलिए कि मेंस के अंदर में जो भी रिक्वायर्ड है आपके CGL के अंदर में जितने भी रिक्वायर्ड है, CHSL में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है ना, वो सारी की सारी आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैं इस सीरीज़ के अंदर में हर लेक्चर के अंदर में 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसमें से जो मैं कर रहा हूँ ना, वो आपका टाइम बचाने के लिए एक चीज़ कर रहा हूँ कि 1 से लगाकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो रख रहा हूँ मैं थोड़ा इजी साइड के, जो मुझे लगता है कि ये थोड़े इजी साइड के, और जो 5 सवाल जो लास्ट के हैं 21 से 25 तक के जो सवाल रख रहा हूँ ना, मैं वो रख रहा हूँ जो थोड़े से हार्ड है, टफ है, या फिर टाइम टेकिंग है, या फिर मुझे लगता है कि नए हैं। तो इस टाइप के जो भी सवाल लगते हैं ना, वो मैं रख रहा हूँ लास्ट के अंदर में। तो उससे क्या है कि अगर आपको चाहिए कि आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, 1 साल से आप कर ही रहे हैं तैयारी, और आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 1 साल से कर रहे हैं तो आपको ये तो आते होंगे, ठीक है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप 21 से 25 भी डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ हार्ड सवाल करना है इस शिफ्ट के, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं डिवाइड कर दिया ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट अप्रोच हर किसी क्वेश्चन में किसी में बताता रहता हूँ, तो अगर आपको पूरा करना है तो वही आपके लिए बेटर है, पूरा कर लीजिए। चलिए पहला सवाल, यदि p की वैल्यू ये है और p√3 प्लस cot 30 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60, अब इसमें p का मान फाइंड करना है ना, तो आपको देखिए टेबल अगर आपको याद है तो बहुत ही ईजी सवाल है ये। p√3 प्लस cot 60 cot 30 की वैल्यू क्या रहेगी, जो 10 60 की वैल्यू रहेगी, और 10 60 की वैल्यू क्या है √3, बराबर क्या हो जाएगा 10 60 का क्यूब। 10 60 क्या होता है √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है, माइनस 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3√3 में से √3 गया तो क्या हो गया 2√3, बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी 2√3 और इधर भी 2√3, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया p बराबर 1, ठीक है। ये आपका 2√3 कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट, दी गई तालिका में कक्षा 9 के छात्रों का अंकों को दर्शाती है, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। परसेंटेज निकालना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 100 में से सारा कुछ दिया हुआ है, जोड़ दो और बटा में 100 कर दीजिए। बटा में आपका ये कर देंगे तो जो आपका 500 हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 का 6, असल का 1, 9 3 27 36 45 में से गया 44, 446 हो गया। 446 बटा क्या होगा, टोटल नंबर कितने हैं 500 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 8 × 40 9 × 45 89 पॉइंट समथिंग, ये हो गया 89.2। ओके चलो आगे, तीसरा सवाल। तीसरा में क्या हो गया, 1/4 ऑफ ए सर्कुलर पिज्जा ऑफ, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलाकार पिज्जा एक चौथाई भाग पूरे पिज्जा को हटा दिया जाता है। देखिए एक पिज्जा है, ठीक है, उसमें से क्या किया कि 1/4 इसका जो भाग है, 1/4 इसका जो भाग है, 1/4 भाग है, ये वाला क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमूव कर दिया जाता है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मान लीजिए कि इस तरह से एक रिमूव कर दिया जाता है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से जब रिमूव कर दिया जाता है, क्या बोले 1/4 रिमूव कर दिया जाता है, बचे हुए पिज्जे का परिमाप क्या है, परिमाप क्या होगा, परिमाप देखिए एक तो पूरा सर्कल था, इसमें से अगर ये चौथा भाग हटा दिया तो 3, अब पूरा 4 था तो ये 3 ही बचा ना, बाकी तो 3 ये 1 ये, 3 पार्ट ये 1 पार्ट ये, तो 3/4 ऑफ 2πr ये बचा ना, 3/4 ऑफ 2πr, तो यहाँ से लगाकर ये पूरा घूम के यहाँ तक, ठीक है, और बाकी ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, तो 2 ये हो गई 2 रेडियस आर, तो परिमाप क्या हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर बराबर 3/4 ऑफ 2πr इंटू 2r। टोटल क्या होता है पेरीमीटर, 2πr होता है ना। मेरे को मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे भी कि थोड़े एकदम जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए भी कॉन्सेप्ट भी बताया कीजिए, तो मैं थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है ना कोई चीज़ कि भाई कि ये तो ईजी था,
तो आप ना थोड़ा 2 की स्पीड से भी बढ़ा सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताता रहूँगा, एकदम नीचे से स्टार्ट करूँगा। तो 3/4 ये हो गया, तो 3/4 इंटू 2 इंटू पाई का हो गया 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 21 बराबर प्लस हो जाएगा 21 दूना 42, तो 42 हो जाएगा ये। तो अब क्या हो गया 7 या 21 और ये आपका हो गया 4 है ना, तो 2 और ये हो गया 11 और ये 4 कट गया, 11 3 99, 99 और प्लस 42, तो ये हो गया आपका 141। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका हो गया, देखिए ए शॉपकीपर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ द राइस कॉस्टिंग 250 पर 5 किलोग्राम एंड 280 पर 5 किलोग्राम इन द रेशियो ऑफ 7:8 फाइंड द नेट कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो अब जब रिजल्टेंट मिक्सचर है तो क्या हुआ कि भाई 5 किलोग्राम की जी चीज है ना, 5 किलोग्राम का वैल्यू 250 रुपए है, तो 1 किलोग्राम का कितना हुआ, पहले तो ये देखो 1 किलोग्राम का क्या हुआ, 1 किलोग्राम का आपका हो जाएगा आपका 50 रुपए, और इधर में ये हो जाएगा 1 किलोग्राम का आपका हो जाएगा 25 और आपका 3 6 30 तो 56। तो इधर तो ये 56 रुपए किलो की दाल है, ये जहाँ पे जो भी चीज़ है, राइस है, चावल है, और इधर में ये क्या हो गया, ये 50 रुपए के जी की, तो ये 50 रुपए की है, ये 56 की है। तो देखो ये 50 की है, ये 56 की है, लेकिन 50 का कितना है, 50 का 7 है और 56 का 8 है। तो अब इसको कैसे करते हैं, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, एवरेज का होता है ना फॉर्मूला। तो सीधा करो कि हमारे पास में 50 रुपए का 1 किलो आता है, तो 7 किलो कितने में आएगा, 350 में आएगा। और ये अगर 56 रुपए का 1 किलो होता है तो आपका 8 किलो कितने में आएगा, तो आपका हो जाएगा 8 48 का 8 असल का 4 और 8 5 40 और 4 44, तो ये हो जाएगा 448 और इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना रुपए लगेगा 5 4 9 4 3 7 ये लगेगा। अब इस 798 रुपए में कितने किलोग्राम आया हमारे पास में, हमारे पास 7 किलो ये आई और 8 किलो ये आई, 15 किलो आ गया ना टोटल, तो 15 का डिवाइड कर दो तो क्या होगा 15.75, पीछे बचा 4 8 15 45 53 पॉइंट समथिंग 53 पॉइंट, तो हो गया। चलो आगे। हम एक कैफे में रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 रुपए में पेय खरीदा। उनमें से कुछ कॉफी चाहते थे जबकि अन्य काली चाय चाहते थे। एक नियमित कप कॉफी की कीमत 40 रुपए और एक नियमित कप काली चाय की कीमत 30 रुपए है, तो उसकी कप अब के कितने कप चाय खरीदी, चाय मतलब ये चाय वाला खरीदा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 7 दोस्तों के लिए कुछ कुछ पेय खरीदा है। 7 दोस्त है तो मान लीजिए कि एक्स दोस्त को तो है ना चाय पसंद है और वाई दोस्त को कॉफी पसंद है, ऐसे डिवाइड कर दिया और ये दोनों मिला के 7 होंगे कि नहीं होंगे, हो गया ना। अब देखिए मान लो जिनको चाय पसंद है, चाय तो एक्स जनों को पसंद है। अब चाय की कीमत क्या है, चाय की कीमत को मैं 30 मान लेता हूँ, ये चाय वाले को 30 मान रहा हूँ, ठीक है। तो चाय की कीमत 30 रुपए है, आपका एक कप चाय की कीमत, और तो एक्स कप की कितनी होगी 30x और 40 ये होगी कॉफी की, तो 40 और वाई, तो ये हो गया आपका 240 रुपए का टोटल खर्चा हुआ। ये दो इक्वेशन बनी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें चाय निकालना ना, चाय को हमने एक्स माना था तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करते हैं कि ये पहले तो 0 से काट देते सारे, ये 0 काट देते हैं, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 7 का 28, ठीक है। अब इसमें से ये घटा देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा 4y से 4y और ये हो गया 4x में से 3x गया x बराबर हो गया 28 में से 4 गया 4, तो ये हो गया x की वैल्यू 4। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, इसमें से क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इससे हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, नीचे हमारा एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर बचेगा और इधर साइड में बचेगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम भी नहीं लेना आता है तो फिर मैं इसको बेसिक क्या ही बताऊं फिर मैं, ठीक है। 4 सेक थीटा, अब ये देखिए साइन थीटा कैंसिल, 2 बटा a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस एस 1 प्लस एस, तो ये क्या होगा 1 माइनस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 1 माइनस एस स्क्वायर और 1 माइनस एस स्क्वायर बराबर क्या होगा सी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो 1 माइनस एस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4 सेक, ये एक सेक ही था ना, हाँ तो सेक थीटा, ठीक है सेक थीटा। तो अब देखिए 2 इंटू कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ऊपर जाके सेक हो जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 सेक थीटा, और सेक थीटा से सेक थीटा का ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2। तो सेक थीटा 2 अगर आप कैसे कहोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर 1/2 और कॉस थीटा 1 आपका क्या निकालना क्या था, चलिए तो ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा जब 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री होगी ना। अगर देखिए सेक में अगर वैल्यू नहीं याद होती है ना तो डायरेक्ट हम उल्टा कर देते हैं, डायरेक्ट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर को क्या होता है कि साइन कॉस टेन यही याद रहते हैं, तो मैं ये उल्टा करके भी बता दिया आपको। तो कॉस का क्या हो गया आपका थीटा बराबर 60 डिग्री। अब इसमें वैल्यू रख दो कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 60 का वैल्यू आपका हो जाएगा जो tan 30 का वैल्यू होगा, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है, प्लस cos x 60 का वैल्यू क्या होगा जो sin 60 का वैल्यू होगा उसका उल्टा ठीक है, तो cos x 60 क्या होगा जो sin 60 का उल्टा होगा, sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। अंडरस्टूड ना, तो ये हो जाएगा 3/√3, तो ये हो जाएगा √3,
अंडरस्टूड। चलो आगे, सातवां सवाल, इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस गेट R gets 110% of the votes of S and beats S by 770 votes. If there were no invalid votes, then the total number of the votes polled is. अब देखिए क्या होगा, R और S के बीच में एक चुनाव हुआ। अब ये क्या बोल रहा है, R को S के 110% वोट मिलते हैं, R को S के 110% वोट मिलते हैं, मतलब इसको 10, इसको अगर 100 मिलता है तो इसको 110 मिलता है, यही बोलना चाह रहा है ना। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप 11 और 10 डायरेक्ट लिखो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको 100 वोट मिलेंगे तो इसको 110 मिलेंगे, यही बात हुई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 110% मतलब ये हो गया 11 इसको मिले तो इसको 10 मिले। अब ये क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, 110% वोट मिलते हैं और वह एस को 770 वोटों से हरा देता है। लेकिन यहाँ हमारे क्या रहता है, एस को कितने से हरा रहा है, यहाँ तो हमारे 1 से हरा रहा है, तो 1 की वैल्यू हमें दी कितनी है, 770। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि कोई अवैध वोट नहीं है तो डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या तो 21 हुई ना, 21। तो 1 की वैल्यू जब 770 है तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1 7 7, तो वैसे तो ये हो गया, लेकिन गुणा ही कर देते हैं। चलो 77, 7 दूनी 14, 4 का 1 7 15, तो ये हो गया 7 7 4 11 1 6 6 6 16 17, तो ये हो गया 16 17। ये देखो जीरो के चक्कर में क्यों नहीं पढ़ना, मैंने बताया था ना कि जीरो के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। कब तक नहीं पढ़ना है, जब तक कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं हो। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ये 6 का गुणज है तो जहां y का अंक y एक अंक है तो y का न्यूनतम मान क्या है। अब देखिए y का मिनिमम वैल्यू में पूछा है हमें, तो हमें पहले देखो कि 6 का गुणज है, 6 का गुणज है तो इसका मतलब 6 बराबर क्या होता है, 2 × 3, 2 का गुणज भी और 3 का गुणज भी है। इतना समझ आ रहा है। 2 का अगर कोई संख्या डिविजिबल है 2 से तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो ये तो ऑलरेडी 2 से तो हमारे कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी 2 से तो डिविजिबल है ही। अब हमें देखना है कि 3 से है क्या, 3 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए, जो भी सम है ना डिजिट का सम वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट का सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए 3 2 1 y 7 2 ये है। अब आप दो तरीके से कर सकते हो, देखो एक एक सेकंड बचाने की चीज देखना। अब आप ये करोगे ना, देखो 3 4 5 6 और 7 13 13 14 15 15 हो गया। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना तो ये आपका टाइम पास है। अगर मान लो ये हो जाए तो 9 8 7 6 फिर होगा 3 फिर 2 फिर y फिर 8, तो इस तरह से अगर होगा ना तो फिर आपको ये गुणा जोड़ते रहोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करो जल्दी जल्दी ना, जो भी 3 से डिविजिबल हो ना वो काट दिया करो, जोड़ो मत, काटना आसान है जोड़ना मुश्किल है। तो 3 ये 2 और 1 3, ये 7 8 9 9 भी 3 से डिविजिबल है, तो ऐसे काट दो, जोड़ो मत, जोड़ने पे ना टाइम पास होता है। सीधा y बचा, देखो सब कुछ कट गया तो y बचा। अब y की जगह 0 रख देंगे तो भी तो कट ही जाएगा ना, 0 रखेंगे तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मिनिमम वैल्यू होगी y बराबर 0। अंडरस्टूड ना। जैसे कि 15 है, सम आया था 15 15 3 से डिविजिबल है, तो हमें y की जगह 0 ले लेते हैं, मिनिमम पूछा है, ध्यान रखना। ऐसे तो 3 भी उत्तर हो सकता था लेकिन मिनिमम नहीं बोलता तो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 0 हो गया। चलो आगे, हमेशा काट दिया करो, जब भी डिजिटल सम निकाल रहे हो ना तो काट दिया करो, 9 9 जहाँ बन रहा है वो काट दो, 3 का निकाल रहे हो तो 3 3 जहाँ बन रहा है 3 के जो मल्टीपल बन रहे हैं तो वहाँ काट दो। तो ये ध्यान रखो। एक वस्तु 250% के लाभ पर बेची जाती है, ध्यान रखना, लाभ की वैल्यू है 250%, और कोई भी वस्तु खुद की 100% होती है, ध्यान रखना। जैसे कोई मान लो कि 10 रुपए का कोई फोन है, 10 रुपए का कोई भी चीज है, मान लो 10 रुपए की दाल है, चलो 10 रुपए की दाल है ना, तो वो खुद की तो 100% हुई ना, 100% वैल्यू क्या है 10 ही रुपए है। अंडरस्टूड ना। और अगर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ 10 रुपए पे, तो इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो 1 रुपए क्या है 10% है, तो 10 रुपए क्या है 100% है। तो यही बोल रहा हूँ कि जब कोई भी वैल्यू खुद की क्या होती है 100% होती है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी वैल्यू खुद की 100% होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे सुनो, अब आगे क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। जब 100% तो खुद है, 250 का लाभ हो गया, तो टोटल बेचा कितने में 350% में ना। अंडरस्टूड ना। ये मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ तब किसी को, बहुत जनों को नहीं पता होगा। तो 10 की चीज को 35 में बेच रहे हैं। अब सुनो, इसके लागत मूल्य तो ये है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब ये सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, रेशियो के 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2:7, 7:2 मत कर देना, सिली हो जाएगा, ध्यान रखना। किसका पूछा है किसका, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, सिली मत कर देना। आंसर निकालने के बाद आप सिली कर देते हो, बहुत खराब चीज़ है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। मैंने पिछले ही लेक्चर में क्या बताया था, जब ऐसे समीकरण आती है ना, उसको आपका आंसर इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाओ किस इक्वेशन में, पहली वाली में करवा देते हैं। तो -5 + 4 - 8 = 1, XYZ की वैल्यू रख रहा हूँ इसमें, ध्यान रखना है पहली इक्वेशन में। तो ये तो नहीं बैठ रहा है ना, 8 + 13 में से ये नहीं बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन मार्क कैंसिल हो गया। ये बैठाओ, तो 5 + 4 - 8 = 1 होता है क्या, 5 और 9 में से 8 गया, 1 = 1, तो ये बैठ रहा है। तो ये आंसर हो सकता है, है नहीं, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ आने के बाद अगर एक इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इसको आंसर टिक मत कर देना, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना है कि कोई और भी ऑप्शन अगर मैच कर गया तो या तो ये करो कि तीनों इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं,
या फिर क्या करो, तीनों चेक करो, उसमें से अगर दो ये भी कैंसिल हो जाते हैं पहले इक्वेशन से तो यही आंसर हो गया। तो मैं ये करता हूँ, तीनों को भी यही करवा देता हूँ, एक 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 रखता हूँ। तो यहाँ देखते हैं 7 - 9 + 1 बराबर -1, तो हो गया 8 - 9 बराबर -1, तो -1 बराबर -1, तो ये हो गया सेटिस्फाई। तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी, ये भी कर गई। अभी ये करते हैं 2 + 3 - 4 बराबर 1, तो ये हो गया 5 में 4 1 बराबर 1, तो ये भी कर गई, तो ये हो गया सेट। ठीक है, ये आंसर है। अब दूसरा देखने की जरूरत नहीं ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। चलो आगे, यदि साइन 31 बराबर अल्फा है तो कॉट 59 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉट 59 डिग्री क्या होगा? कॉट 59 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ ना, कॉट 59 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट 90 डिग्री -31, 90 - 31 59 ही तो होता है ना, अंडरस्टूड ना। तो कॉट 90 - 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 31, और tan 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 31 बटा cos 31, अंडरस्टूड यहाँ तक। अब देखो sin 31 की वैल्यू अल्फा है। अब बताओ साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर अल्फा हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया? हाइपोटेनस अल्फा बटा 1 है ना, तो 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √1 - अल्फा स्क्वायर, अंडरस्टूड ना। चलो अब साइन 31 की वैल्यू क्या होगी? अल्फा दी हुई है। cos 31 क्या हो जाएगा? cos 31 हो जाएगा √1 - अल्फा स्क्वायर बटा 1, बटा 1 तो वो 1 ऊपर जाएगा, उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो यही आंसर हो गया हमारा, अल्फा बटा √1 - अल्फा स्क्वायर, अंडरस्टूड। चलो आगे, व्हाट इज द हाइट इन द हाइट ऑफ ए कोनिकल वाटर टैंक? कोनिकल वाटर टैंक है एक, ये कोनिकल वाटर टैंक है, अंडरस्टूड। रेडियस कितनी है? 70 है, तो रेडियस कितनी होगी? 70 है। वॉल्यूम है ये, तो इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, बहुत इजी सवाल है। ऊंचाई निकालनी है तो हमारे पास में क्या होगा? आपका कोई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कौन का? 1/3 πr²h, ठीक है। वॉल्यूम कितना हमारे पास दे रखा? 1/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू r² हमारे पास कितना दिया है? 70 दिया है, तो 70 इंटू 70 इंटू h बराबर कितना हो जाएगा? 46,200। अब यहाँ देखो जीरो कैसे इग्नोर करना है, मैं वो बता रहा हूँ। देखो मैं आपको शुरू से पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूँ कि जीरो को भाव देना ही नहीं है। जीरो को क्यों कैसे भाव नहीं देना है बताता हूँ। देखो 7 से ही काटो तो 10 मत लिखना है, सीधा काट दो 10, जीरो का कोई वैल्यू मत करो ज़्यादा। अब देखो सीधा काट दो। अब देखो ये काटते हैं, 11 से काट दो तो 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 11 दूना 22, 2 से वापस काट दो 21, और ये 7 से काटो 7 या 21, सीधा 3 रखा हुआ। हाँ यहाँ पे ये मत सोचो जीरो क्या है वो क्या है, कुछ मत सोचो, सीधा 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 3 तारीख 9, h बराबर 9। तो आपको सिर्फ जीरो के चक्कर में नहीं पढ़ना है जी, ध्यान रखना। जीरो के चक्कर में तब तक नहीं पढ़ना जब तक ऑप्शन हमें लगे नहीं कि भाई जीरो से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आगे सॉरी मैंने क्या बताया था? हाँ एच ही था ना, सॉरी h बराबर 9, सही है h बराबर 9 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर 6:8, बी सी ये हो गया, तो ए बी सी का अनुपात बताओ। अब देखो ए बी सी का अनुपात निकालने के मैं तो आपको ये तो सवाल बहुत ईजी है, मैं थोड़ा हार्ड करके बताता हूँ, आपको थोड़ा अंदाजा होगा। देखो कभी भी ऐसा देता है, ये बहुत ईजी, पहले ये बता देता हूँ। चलो ए बी का अनुपात क्या हो गया? ए बी का 6:8 दिया, पहले तो इसको काट दो तो हो गया 3:4। अब बी सी का रेशियो क्या हो गया? मैं आपको थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे है ना आपको लगेगा कि हार्ड जा रहा है, लेकिन अब बहुत ईजी होता है। 1:2 हो गया, इतना समझ आया? तो अब ए बी सी कैसे करोगे? ए बी सी तो 3 4 ही है, ये 1 और 2 है, इसको भी 4 बना देते हैं, बी को कॉमन है जो उसको 4 बनाएंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 3 4 8, 3 4 8, ठीक है 3 4 8 ये हो गया। लेकिन अब देखो ऐसे नहीं करना है, ये बहुत ही बेवकूफ़ वाला तरीका है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना, सीधा आप देखो कि ए और बी का रेशियो क्या है? 3:4। जब ए और बी का रेशियो 3:4 है तो आंसर में चाहे सी कुछ भी हो ना, हमारा ए बी का रेशियो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ए बी का रेशियो तो वही रहेगा। तो शुरू की 2 डिजिट का रेशियो 3:4 होना चाहिए। देखो यहाँ 3:4 है, बाकी यहाँ नहीं है, ये कैंसिल, यहाँ नहीं है, ये कैंसिल, यहाँ नहीं है, ये भी कैंसिल, सीधा आंसर यही। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चीज ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनो। अबे हमें कभी सवाल ऐसा आएगा, देखना मैं बहुत चीज समझा रहा हूँ यहाँ पे। ए और बी रेशियो तो आपका आएगा 3:4, बी और सी का रेशियो ये आपको मान लो दीजिए 5:6, और सी और डी का रेशियो ये रेशियो आपको आपका दीजिए मान लो 7:8, ठीक है। अब बोलेगा ए बी सी डी का रेशियो बताओ, ठीक है। तो आपको निकालने नहीं बैठना है, निकालने का तरीका तो फिर ऐसे हो जाएगा, ए बी सी डी, फिर ये को 3 4, ये देखो 5 6, फिर ये देखो 7 8, फिर इन दोनों को इक्वल बनाओ, फिर इन दोनों को इक्वल बनाओ। तो ऐसे करके तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ऑप्शन का सहारा लेना है। ऑप्शन में क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि हमें बोला है कि भाई ए और बी का रेशियो 3:4 है, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, ये इसी सवाल को एक नया सवाल बना रहा हूँ उसका बता रहा हूँ, ये 3 लिखा है, ये 4 का, ऐसे ए बी सी डी का रेशियो ये ऑप्शन है मान लो। अब मैं ये देखना कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए बी 3:4 में है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी ये 4:3 नहीं होकर ये भी 3:4 होता है, सपोज ये कर लेते हैं।
तो अब क्या कैसे देखते हैं, ये देखो कि हमें ये ढूंढना है ऑप्शन की ए रेशियो भी 3:4 है, तो कौन सा ऑप्शन है जो 3:4 है, हमें सी डी सोचना ही नहीं है, सीधा देखो कि ये है, ये है, सॉरी ये है और ये है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कि बी सी 5:6 है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी सी 5:6 है, फिर हमें बीच की 2 डिजिट देखना है कि इन दोनों में कौन सी ऐसी है जो 5:6 में है। मैं तो ये सिर्फ ऑप्शन बनाया हूँ, बाकी जो आपको सवाल होगा ना उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ ए बी कंपेयर करो, अगर ए बी से एक ही आंसर निकला तो वो आंसर हो गया, फिर अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे हुए, तो फिर बी सी कंपेयर करो, सी डी कंपेयर करो, लेकिन ऐसे मत निकालो कि एबीसीडी रेशियो निकालने लग गए, ऐसे मत निकालो, ऑप्शन का सहारा लो, समझ गए ना। चलो आगे, निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। अब ये मैं से लिखा है, ये मैं से नहीं है, ये का है, ध्यान रखना, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, ये का है, ठीक है, ये का है। चलो आगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 60 में 12 का, और ध्यान रखना एग्जाम में वापस इक्वेशन नहीं लिखनी है, सीधा पेपर सीधा स्क्रीन पे सॉल्व करो। 6 दूनी 12, 12 और 60 का डिवाइड किया तो 12 पुनिया 60, 5, 70 में से 5 गया 65, ठीक है, प्लस हाँ 20 में से 10 गया 10, 10 में 10 का डिवाइड किया 1, प्लस ये आगे क्या बचा प्लस। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, प्लस अब ये लिखा 25 ऑफ 2 इंटू 3, फिर इंटू करके ये इधर में है, तो पहले तो ये ऑफ सॉल्व होगा, तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 3 दूना 6, तो अब क्या होगा 600 में 25 इंटू 6 का डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड है फिर बाद में, पहले ऑफ होगा फिर भाग होगा, ध्यान रखना। तो 25 और 6 का हो गया 100 और 25 चौका 100, तो 4 बचा, तो ये पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा 4 है, ध्यान रखना। तो ये 4 इंटू आया, फिर ये ऑफ सॉल्व होगा, 3 दूना 6, तो ये होगा 6 प्लस 5 दूना 10, तो 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6 चौक 24, 24 और 1 25, और 65 और 10 हो जाएगा 75, 75 और 25 हो जाएगा 100, हो गया। चलो आगे, ये नहीं पढ़ना है, आगे क्यों नहीं पढ़ना है, आपको शुरू से करते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा क्यों नहीं पढ़ना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट सोल्ड बाय ए फ्रूट सेलर इन अ डे इज 1200, व्हाट इज द कंबाइंड सेंट्रल एंगल इन द पाई चार्ट फॉर द ऑरेंज एंड एप्पल। ऑरेंज और एप्पल के लिए पाई चार्ट के अंदर एंगल कौन सा होगा, देखो 100%, ये पाई चार्ट पूरा 100% रहता है, 100% ये तो होता है परसेंटेज में वैल्यू, और डिग्री में वैल्यू क्या रहती है, डिग्री में रहती है 360 डिग्री, तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलो, ये बोल रहा है कि कौन कौन से संतरा और सेब, ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज और एप्पल का वैल्यू हो जाएगा 20 और 30 50, तो 50% का वैल्यू क्या जाएगा 180, आधा कर दो ना, 100 अगर आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 180 आंसर हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट देखिए, अभी ये 16th क्वेश्चन, इसके अंदर में क्या बोल रहा है हमें कि वर्ष 2018 से 19 और 19 से 20 के बीच में सभी कंपनियों के औसत बिक्री कारोबार के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए 18 से 19 कौन सा है, 18 से 19 ये आपका सेकंड नंबर वाला, और 19 से 20 थर्ड नंबर वाला, तो इसका हमें औसत निकालना है। तो अब मैं देखिए सबसे पहले जोड़ देते हैं, तो 250 और 350 हो गया आपका 300, 5 250 था ना, हाँ 250 और 350 आपका हो गया 600 और अब उसके बाद में आपका 275, तो आपका हो गया 875 और आपका ये हो गया 200, तो हो गया 1075 और ये आपका 400, तो हो गया आपका 1475, ठीक है। एग्जाम में वापस लिखना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब उसके बाद में आपका क्या हो गया 300 और 200, तो ये हो गया 250, तो हो गया आपका 550 के बाद में ये आपका 300, तो 850 और 300 1150 और 350 1500, तो ये आप देखिए, तो हमें हमारे पास में डिफरेंस बोल रहा है पहले, तो डिफरेंस तो हमारे पास क्या 25, लेकिन हमें इसका एवरेज का डिफरेंस निकलना है, तो हमें डिफरेंस निकाल के एवरेज निकाल के डिफरेंस निकालो, बात वही है, ठीक है। तो अभी डिफरेंस हो गया, डिफरेंस का एवरेज क्या हो गया 3 और 2 5 का डिवाइड कर दिया, तो हो गया 25 5, तो 5 हमारा हो गया एवरेज, ठीक है। चलो आगे, यदि त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी 6 है, कौन बी 50, तो ये 50 है, कौन ए 70 है, तो ये 70 है, तो कौन सा सत्य है, तो अब देखिए ये 70 है, ये 50 है, तो ये कितना हो गया 7 5 12 120, 180 में से 120 गया तो हो गया आपका 60, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम क्या होता है 180 होता है ना, 180 में से ये घटा दिया तो 60 डिग्री हो गया। तो अब देखिए सर्वांगसम, जब भी कोई दो ट्राइंगल सर्वांगसम होते हैं तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, यही बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम, मतलब पी ए के बराबर होगा, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, ये चीज ध्यान रखना। तो ये 70 है तो ये 70 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, और ये 6 है तो ये 6 होगा, ठीक है। तो अब देखो आर हमारे पास में आर हमारे पास 60 आया, तो आर हमारे पास 60, ये नहीं हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आर हमारे पास 60, तो क्यू आर बराबर 6, तो ये हमारा आंसर हो गया, अंडरस्टूड। तो अब देखिए निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए, तो इसको हमें सरल करना है, ये चीज आपको निकालनी है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ कि हमें ये अब देखो ए क्यू
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए कि ये a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों अगर मैं जोड़ू ए और बी और सी को जोड़ू और अगर मान लो जीरो आ जाए, अगर जीरो आ जाए तो अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर टोटल जीरो बन जाएगा। जो टोटल जीरो बन जाएगा तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ये माइनस 3abc इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3abc के बराबर। तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास में क्या हो, जीरो हो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास में जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। इनको अगर मैं जोड़ूं तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से कट जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया ना। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास में ये टोटल का जो है ना, ये टोटल x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc मतलब 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए हम, ये टोटल में जब डिवाइड में आएगा तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, तो 3 आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट, 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में, 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में, 7 इकाई रेडियस वाले एक वृत्त में 7 इकाई लंबाई वाली एक जीवा द्वारा चाप काटा जाता है। एक जीवा है 7 वाली, ये 7 है इसकी लंबाई, इसके द्वारा एक चाप काट दिया। तो ये क्या बोल रहा है, छोटे बाग की चाप की लंबाई बताओ। तो इसकी लंबाई बतानी है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की इसकी लंबाई बतानी है, ये वाली ये लंबाई बतानी है। तो ये क्या हो गया, ये चाप हो गया, ये 7 होगा, ये रेडियस भी 7 है ना, ये 7 है। जब 7 7 7 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना बना है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज हो गया ना, समबाहु त्रिभुज में एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब है तो हमारे पास में चाप की लंबाई निकालनी है, बस इतना ही तो है, 60/360 थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हो गया 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई में बताना है ना, चलो पाई रख देते हैं, इंटू रेडियस कितनी होगी 7, तो हो गया आपका 7 दूनी आपका, ये 2 से काट देता हूँ तो 7/3 पाई आ गया। चलो आगे 20वां, यदि क्रमिक छूट 10 और 15% है तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या है, एकल समतुल्य दर क्या है। तो अब हमारे पास देखिए सक्सेसिव निकालना, सक्सेसिव क्या हो गया, सक्सेसिव हो गया ये 10 प्लस 15, हमारे पास क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ये होता है, ध्यान रखना सक्सेसिव। 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15/100, तो 10 और 15 हो गया आपका 25 में से आपका हो गया 1.5 हट गया, तो आपका 23.5। ये सब मुंह पे हो जाता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी ये सब का है 10 और 15 25 और उसमें से 1.5 माइनस के 23.5। चलो अब हमारे पास में 21 से हम लोग सवाल में आ गए हैं। 21 से 25 तक के सवाल थोड़े से मैं क्वेश्चन जो है, वैसे इस पेपर में 3 से 4 सवाल ही अच्छे थे, तो मैं 21 से 25 ऐसे ही रखा हूँ कि जो मुझे लगता है कि इसमें से तो 5 यही बेस्ट है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग देखते हैं यही सवाल। आगे देखिए, देयर आर 2 पाइप्स यूज्ड टू फिल ए टैंक व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर, दे कैन फिल द टैंक इन द 20 मिनट। मान लो P और Q 2 पाइप है, 20 मिनट में भर सकता है। इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक 2.5 ए टाइम्स एज क्विकली एज द अदर्स, मतलब Q जितने में भर सकता है उसका 2.5 गुना ये अपना जल्दी भर सकता है। तो अब समझिए कि ये क्या बोल रहा है, यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टैंक भर सकता है, तो अगर मान लो Q की कैपेसिटी 1 है तो इसकी 2.5 होगी, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया, सीधा लिखो कि 2 है तो ये 5 होगी, 2 का ये 5, ये 2.5 गुना होगा ना। अगर आप 1 और 2.5 लिखोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो 1 और 2.5 कभी नहीं लिखना, 2 और 5 लिखना है। 1.5 गुना बोले तो 2 और 3 लिखना है, तो ये तो आदत हो जानी चाहिए आपको। 2 और 5 हो गया। अब ये देखो 2 की कैपेसिटी से और ये 5 की कैपेसिटी है, तो टोटल कितनी कैपेसिटी है, 7। जब 7 की कैपेसिटी से 20 मिनट तक चले तो हमारे पास टोटल कितना लीटर आ गया, 7 × 20। अब समझो, अब ये बोल रहा है कि तेज वाला टाइप कितने में भरेगा, तेज तो 5 से भर रहा है, तो 5 का डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, 7 चौक 28, तो 7 ये हो गया 28 मिनट में भरेगा। अंडरस्टूड। आगे चलो 22वां, ए बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इन द टोटल ऑफ 32 आवर्स। मतलब एक बोट है जो, अब देखो पहले ये बता दो, अप स्ट्रीम, अगर कोई बोट अप स्ट्रीम चल रही है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि स्ट्रीम में अप कर रही है, ये मान लो थोड़ा रटने का तरीका। स्ट्रीम अगर इधर है तो उसमें अप कर रही है, तो अभी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम के अंदर में वेलोसिटी क्या होती है, b माइनस डब्ल्यू। बोट माइनस रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, b माइनस डब्ल्यू। और डाउन स्ट्रीम के अंदर में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है b प्लस डब्ल्यू। डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ डाउन जा रही है, स्ट्रीम अगर इधर है तो इधर इसी के साथ डाउन जा रही है, तो वेलोसिटी तेज हो जाएगी ना, b प्लस डब्ल्यू। अंडरस्टूड। अप स्ट्रीम में अप, स्ट्रीम से अप कर रही है, और डाउन स्ट्रीम में डाउन कर रही है। ठीक है, b प्लस डब्ल्यू। तो अब देखो b प्लस डब्ल्यू हो गया। अब समझो कि अप स्ट्रीम जा रही है 78 किलोमीटर और वापस भी आ रही है, तो ये सब 32 घंटे में हो रहा है। तो अभी देखो हमारे पास में क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 78, चाल कितनी है b माइनस डब्ल्यू।
बराबर प्लस 78 वापस आई, सॉरी 78 आ रही थी और 78 जा रही है, जाने में क्या हो गया बी प्लस डब्ल्यू, और ये सब कितने में हो रहा है 32 आवर्स के अंदर में, इसका टाइम प्लस इसका टाइम बराबर 32 आवर। अब अगर है इट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया बी माइनस डब्ल्यू प्लस 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टोटल 9 आवर, डाउन स्ट्रीम इन टोटल 9 आवर, यही हो रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी द बोट कवर इन 12 आवर, तो पहले तो ये देखो कि मैं बी और डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, तभी स्टिल वाटर के अंदर में हम लोग निकाल पाएंगे, तो पहले बी निकालना पड़ेगा मैं, तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि देखो यहाँ पे थोड़ा गौर करो, 78 है ये 15 है, इन दोनों को मुश्किल है बनाने के लिए। 78 का डबल क्या होता है 156, और 52 का 3 गुना क्या होता है 156, तो मैं क्या करता हूँ इसको दुगुना से कर देता हूँ, इसको तिगुना कर देता हूँ, अंडरस्टूड ना। इसको जब दुगुना करेंगे तो 78 की जगह 156 आ जाएगा, ये भी 78 की जगह 156 आ जाएगा, ये 32 की जगह पे 32 इंटू 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, अच्छा दुगुना करना है ना तो 64 हो जाएगा, 32 इंटू 64, तो 32 दूना ये 64 हो जाएगा। इसको 3 गुना कर देता हूँ तो 15 का 3 गुना 45 हो गया, 52 हो गया, 156 हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा 27 हो जाएगा, अंडरस्टूड ना। अब ये माइनस कर दो, अब इसको माइनस करते हैं, तो मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा ना। अब चलो ये 156 में से बी माइनस डब्ल्यू आपका ये इसमें से ये घटाया तो क्या होगा 6 में से 5 गया 1, 15 में से 4 गया 11, 111 बटा बी माइनस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ये हो गया आपका 3 और 4 7, ये हो गया 37, तो 37 का ये कट गया 3 बार, और ये होगा बी माइनस डब्ल्यू बराबर, और ये चीज याद रखना है, मैं 3 बार डायरेक्ट कैसे किया ध्यान रखना है, 111 जो होता है वो 3 इंटू 37 होता है, ये रटना है क्योंकि ये ना स्पेशल केस होता है जहाँ पे 37 के मल्टीपल वगैरह में आता है। जब 999 आता है ना तो इसको आप क्या लिख सकते हो 27 इंटू 37 लिख सकते हो। ये कैसे पता चला, ये 9 इंटू 3 इंटू 37 है, ये सब है ना कैलकुलेशन की ट्रिक से ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन की ट्रिक है। जब हमारे पास 333 लिखा है ना तो हमें बोले कि ये किससे मल्टीपल है, तो ऑप्शन के अंदर में जब लिखा होगा ना तो आपको ध्यान रखना है 37 से मल्टीपल है, कैसे पता चलेगा, ये 3 इंटू 3 है, 37 इंटू 3 111 होता है, 111 इंटू 3 होता है, ठीक है 133, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन में आती है, तो मैं आपको बस ऐसे ही बीच में बता दिया हूँ। बी माइनस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 3, तो बी माइनस डब्ल्यू 3 के बराबर है। अब समझो बी माइनस डब्ल्यू जब 3 के बराबर है तो मैं क्या करता हूँ इसमें रख देता हूँ, तो जब इसमें रखूंगा तो हमारे पास क्या होगा 3 रखेगा 15 बार कटेगा, 15 प्लस 156 बटा बी प्लस डब्ल्यू बराबर 27, ये है ना। अब 15 में से 27 गया तो ये हो गया 12, और ये हो गया 12 का 12, 12 36, 12 का 12 और 12 36 13, तो ये आपका बी प्लस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 13। अब एक चीज़ और, हाँ मैं आपकी इसकी ट्रिक भी बताने वाला था, तो वो 13 हो गया। अब समझो तो बी बराबर क्या हो गया 13 14 15 16, 16 का हो गया 8, 8 हो गया ना बी, तो ये क्या होगा एक बार जोड़ के आधा कर दो या घटा के आधा कर दो, तो यहाँ पे मेरा फोटो तो नहीं दिख रहा है, छुप नहीं रहा है ना, तो चलो 8 हो गया, तो बी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बी बराबर 8 आ जाएगा। तो बी जब 8 आएगा तो अब समझो बी आपके पास में 8 आ गया। अब हमारे पास में क्या बोला स्थिर जल में 12 घंटे में कितना चलेगा, तो 12 घंटे में क्या चलेगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका टाइम इंटू वेलोसिटी, तो टाइम हमारे पास 12 है, वेलोसिटी हमारे पास में 8 है, तो 12 इंटू 8 हो गया आपका 96। अब समझो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस सवाल को देखते ही मैंने मतलब जब मैं देखा था ना इस मॉक के अंदर मैं सवाल देख रहा था कि क्या क्या है, इस सवाल को देखते ही कर सकते हो आप। देखते ही कैसे कर सकते हो आप, थोड़ा ये चीज़ समझो कि ये सब कुछ भी गाता है बस, लेकिन यह कि हल्का सा चांस लेना है। चांस लेना है तो क्या होगा, टाइम कम है तो आपके पास चांस कैसे लेता है, लास्ट स्टेप पढ़ो। स्थिर जल में 12 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगा। अब जब भी डिस्टेंस तय करेगा तो वो क्या होगा, टाइम इंटू वेलोसिटी होगा। टाइम हमारे पास 12 है, इंटू वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ भी आएगी वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी कुछ भी आएगी, वो 12 की मल्टीपल होगी ना, बस कब नहीं होगी ये चीज ध्यान रखना। अगर वो बटा में आ गई ना तब नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लो बटा में आ गया 45 छोड़ो, अगर मान लो आ गया 44/3 आ गया, तब वो 12 की नहीं होगी, क्योंकि वो 3 यहाँ से कट जाएगा ना, समझ में गया। तो बस इसी केस में नहीं होगी। लेकिन आपको रिस्क क्या लेना है, रिस्क यहाँ पे ये ले सकते हो कि यार नहीं आएगी यार, कुछ नेचुरल नंबर ही आएगा, ऐसा बी का आंसर कुछ ना कुछ नेचुरल ही आएगा। तो अगर तुक्का मारना है ना, तुक्का वैसे तुक्का नहीं है ये 99% सही होने वाला है, क्योंकि बी है ना नेचुरल नंबर ही आने वाला है। तो जब नेचुरल नंबर आएगा ना तो 12 का मल्टीपल होगा, और जैसे ही 12 का मल्टीपल तो 12 का पहाड़ा बोल के देख लो, ये 96 आ रहा है, बाकी तो 12 के पहाड़े में कुछ भी नहीं आता है। तो ये ट्रिक है डायरेक्ट, मैंने इसको जब पहली बार किया मैंने ऐसे ही डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ आए ना तो हमेशा लास्ट लाइन पे गौर करो क्या हो रहा है। और एग्जाम अगर आप कोई सवाल आता भी हो ना तो भी पहले फिर नहीं करना है चेक करने के लिए। तो अगर एग्जाम में क्या करना है कि अगर एग्जाम में करो और देखे कि आपको ये ट्रिक याद आ गई, जैसे कि 12 8 छिन्नू ये कर दो ये टिक, अब आपको लगे कि यार होगा कि नहीं होगा, कहीं बट्टे में 3 तो नहीं आएगा, तो आप क्या करो पहले राउंड में मत करो ना, आप पहले पूरा कर लो, लास्ट में टाइम बचे तो चेक करो, नहीं तो फिर 96 तो था ही, ठीक है। इस पर टाइम पास नहीं करना है। चलो आगे, A और B are the center of the two circles. A और B are the center of the two circles with radius 2 cm and 1 cm respectively. अब देखो
एक 2 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है 2, इसका रेडियस है 1। अब क्या बोल रहा है, वेयर ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ये ए है, ये बी है और ये पूरा 5 है, तो 2 और एक 3, 3 बीच में हो गया 2, तो ये 2 है, ध्यान रखना बीच में, ये बीच में 2 है। अब चलो आगे चलते हैं, तो टोटल 5 हो गया ना। सी इज द सेंटर ऑफ द अनदर सर्कल ऑफ द रेडियस आर, आर रेडियस का एक सर्कल है चल रहा है, विच टचेज द ईच ऑफ द अबाउट 2 सर्कल एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच कर रहा है, आर का है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, इफ ए सी बी 90 डिग्री है, ए सी और बी, अगर सी यहाँ कहीं है जो तो है, तो वही तो एक 90 डिग्री बनाएगा, ऐसे ऐसे ये 90 डिग्री बना देगा, ये 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, ऐसे करके एक सर्कल बना देते हैं जो ये टच कर रहा है, देखो ये टच किया ना, यही हुआ ना, ये टच किया, तो ये कितना है, ये आर है, ये भी आर से है, और ये इसका 2 है और ये इसका 1 है, और ये टोटल पूरी 5 है, और ये 90 डिग्री है। अब इसको ना अगर आप बेसिक से करने जाओगे ना, तो आपका बहुत कैलकुलेशन फालतू का टाइम पास होगा। फालतू का कैलकुलेशन कैसे होगा, r प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब आपका ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, r प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ऐसे होगा ना। तो ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको ट्रिपलेट में जाना है, पुल वैल्यू पुट करनी है और फिर देखना है कि क्या मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब समझो क्या होगा, ट्रिपलेट में जाके देखते एक बार। तो जब ये 5 है तो हमें पता है 5 के लिए ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 ही होता है, वही एक ट्रिपलेट होता है। तो हमें ऐसी वैल्यू सेट करने का ट्राई करना है कि भाई हमें वैल्यू सेट करनी है यहाँ पे कि कुछ वैल्यू मान लेते हैं आर की वैल्यू मानते हैं एक बार। देखो ये 1 है, तो इसको मैं अगर 4 बनाने का ट्राई करूँ तो आर की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, 4 बनाऊंगा ना कैसे भी, तो आर की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो यहाँ आर की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना ट्राइप्लेट। तो एक काम करता हूँ, इसको 2 बना, इसको 3 बनाता हूँ, इसको 4 बनाता हूँ, तो इसको 2 बनाता हूँ, 2 और 1 3, और तो यहाँ 2 रखा 2 2 4, तो अब क्या बन रहा है, इधर 4 बन रहा है, इधर 3 बन रहा है, इधर 5 बन रहा है, और ये 90 बन रहा है, सही हो गया ना सेट। तो आर बराबर 2। तो हमें ये नहीं करना है, कहने का मतलब अंडरस्टूड ना, ये कि ये टाइप के वैल्यू पुटिंग यहाँ पे आती है जब एक सवाल आता है, ऐसे होगा कि एक कॉर्ड है, जो 2 ऐसे ऐसे कॉर्ड है एक ही डायरेक्शन में, सेंटर के एक ही डायरेक्शन में, तो हमारे पास में इसमें होता है कि भाई कि हमारे पास ये डिस्टेंस देगा कि इस दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, और आपका ये आएगा कि ये आपका है ये कॉर्ड आपका 6 का है और ये आपका होगा 8 का। ये कॉर्ड 6 का है, ये सवाल डायरेक्ट एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये 6 का है, ये 8 का है, तो बताओ कि हाँ, तो बताओ कि इसका रेडियस क्या है, ये सवाल आएगा इसका रेडियस क्या है। तो आपको कैसे करना है कि ये यहां से देखो, अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये क्या होगी, इधर को ये आधी हो जाएगी 4 की, ये आधी हो जाएगी 3 की। तो अब ये देखो कि यहां से ये रेडियस है, यहां जाएगी, यहां से ये रेडियस है, ये जाएगी। तो अब अगर आप करने बैठे ना तो फालतू में आपको टाइम पास होगा। डायरेक्ट कैसे निकलो, 3 और 4 है जब रेडियस है, तो 3 और 4 के अंदर में वैल्यू तो 5 ही होती है ट्रिपलेट, तो इसको भी 5 हो गए, तो इसको भी 5 रखते हैं। अब ये 5 और ये 3 है, तो ये हो गई आपका 4, ये हाइट हो जाएगी 4, ये पूरी है 4 हो जाएगी, और जब ये 5 और ये 4 है तो ये हो जाएगी 3। तो 4 में से 3 गया तो 1, और 1 हमारे पास गिवन होगा, तो 1 और 1 मैच कर गया ना, 4 में से 3 गया 1, और 1 और 1 मैच कर गया। इसका मतलब जो मैंने 5 माना था वो सही था। ये मैं जब कोई किया होगा सवाल तो उसको पता होगा, ठीक है, अगर कोई तो किया है तो ऐसा सवाल आता है, तो आपको वैल्यू पुटिंग करनी है इसके अंदर में भी, आपको ऐसे ना कैलकुलेट नहीं करने बैठ जाना है, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे 2 है। चलो आगे, प्रणव 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, ये पहले ही जो टेस्ट 1 आया था ना, मतलब सॉरी हमारा पहला लेक्चर था ना, लेक्चर 1, उसके बाद से ऐसे 1-2 बार सवाल और आ गए हैं, सेम टू सेम सवाल हैं, क्योंकि एक ही टाइप के सवाल है ना, सारे शिफ्ट में बनाने का ट्राई करते हैं ना, तो इसलिए सेम है, डाटा चेंज किया हुआ बस। आगे क्या है, प्रणव 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने राशि उधार लेता है। कितनी राशि उधार लेता है, इतनी राशि। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुकाना चाहता है, जिससे पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट को पहले समझने का ट्राई कीजिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखो, अगर आपको क्या है कि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, ध्यान रखना, साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। साधारण ब्याज में लगता है सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज, जो कि शुरू में लिया गया था, ध्यान रखना। अगर 10वें साल में ब्याज लगेगा ना, तो शुरू के मूलधन के ऊपर लगेगा, ना कि ब्याज आज तक जो ब्याज बन गया उसके ऊपर में। ये चीज यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब नया जो मिश्रधन बना उस मिश्रधन में नया जो अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज लगता है। तो अभी समझो यहाँ पे क्या चक्कर होगा कि सबसे पहले हमारे पास में जो पहले साल में ब्याज लगेगा, ठीक है, पहले साल में हमारे पास में ब्याज क्या होगा, 10% ऑफ दिस अमाउंट। 10% ऑफ दिस अमाउंट क्या होगा आपका, हो गया, साइड में लिख देता हूँ, 62330.5, ये 0.5 हो जाएगा ना, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 10% ऑफ दिस अमाउंट। अब समझो, ये तो हो गया आपका पहले साल का आपका ब्याज। लेकिन अब पहले साल के ब्याज के बाद में हमारे पास में देखना है कि पहले साल के बाद में दूसरे साल के अंदर में हमारे पास में मूलधन कितना बचा,
दूसरे साल के लिए मूलधन, क्योंकि हमारे पास में दूसरे साल में इतना रुपए तो चुका दिया ना, इतना रुपए तो उसने चुका दिया है, तो उसने रुपए चुका दिया है। तो अब देखो कि नया बचा हुआ दूसरे साल में हमारे पास ब्याज कितने का लगेगा। ब्याज में से टोटल मिश्रधन में से मत घटा देना, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। यहाँ पे जो मूलधन लिया ना उसी में से कम होगी वैल्यू। मूलधन कितना लिया 623305, ये हमारे पास में मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें से 16,390 रुपए उसने चुका दिए हैं। तो इस बार दूसरे साल के लिए हमारे पास मूलधन क्या बचा 5, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया आपका 7 और 8 9, और ये हो गया आपका 12 में से 6 गया 6, और ये आपका हो गया आपका 1 में से गया 0, और ये आपका 6। तो 60,000 ये हो गया आपका 5 9 10 9 12 1 10 13 1 और 6 12 13 13, सही है। तो ये आपका बचा। तो ये हमारे पास में क्या बचा, ये हमारे पास सेकंड बार के लिए मूलधन बचा। बस ये मत कर देना, मैं आपको बार बार चेता रहा हूँ यहाँ पे, कहने का मतलब बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ ये चीजें, कि ये मत कर देना कि 62330 है, इसमें से ब्याज, इसमें हम ना ये ब्याज जोड़ दो 62330.5 ऐसे ऐसे करके ब्याज जोड़ दो, और फिर जो मिश्रधन आए उसके ऊपर में ब्याज लगा दो। ऐसे मत करना दूसरे साल में, क्योंकि ये सरल ब्याज है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इस बार में। तो ये हमारे पास दूसरे साल का ब्याज है। अब दूसरे साल में भी 10% लगेगा, तो इसका आप 10% करते हैं तो क्या आएगा 6069 आपका 1.5, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। अब तीसरे, अब एक समझो, ये तो पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, लेकिन अब हमारे पास में ये अमाउंट भी तो देना बाकी है ना, अमाउंट भी तो देना बाकी है ना, इतना मूलधन भी तो देना बाकी है। अभी ब्याज तो दे दिया, तो मूलधन जो बचा हुआ है वो भी तो देना है। मूलधन कितना बचा है 606915.0, ये बचा है। तो अब यही है ना, पॉइंट तो नहीं, 5 5 10 100 का 1 5 6 और 1 7 7 यूनिट डिजिट, ये हो गया, ये हो गया। वैसे इतना करने के बाद डायरेक्ट टिक मत कर देना, पूरा कर देना है जोड़, क्योंकि इतना करने के बाद में अगर आप 1-2 सेकंड बचाने के चक्कर में है ना करोगे तो ये सवाल गलत ना हो जाए कहीं, क्योंकि कभी कभी अप्रॉक्स में हो जाए तो कुछ पता नहीं चलता ना, तो वो चीज़ ध्यान रखनी। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट, यहाँ कोई अप्रॉक्स नहीं है। चलो हो गया, आगे चलते हैं 2500 सवाल। आगे क्या होगा हमारे पास में कि अगस्त 2000, ये नहीं पढ़ना है पहले, मैंने बताया है। अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012, अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012, ये 12 की लिस्ट है पूरी, अक्टूबर 2012 तक सूखे मेवे, चीनी और चावल की कुल संयुक्त बिक्री, सूखे मेवे आपके, चीनी और चावल, इन तीनों की संयुक्त बिक्री, आगे क्या बोल रहा है, कुल संयुक्त बिक्री, चाय दाल और आटे की कुल संयुक्त बिक्री का कितना % है, चाय दाल और आटा। तो कहने मतलब पहले रेड वाला देखते हैं, फिर ये वाला देखते हैं। तो पहले इस सबका जोड़ देते हैं, 7 8 9 5 14, 14 का 4, असल का 1, 3 4 3 6 7 8, तो ये तो हो गया आपका पहले वाला, इसका जब इसका सम हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 7 17, 17 का 7, असल का 1, 12 13, तो ये हो गया 137, ये हो गया आपका 7 और 3 7 और 3 10 और 2 12, 12 का 2, असल का 1, 4 और 4 8 और 1 9, ये हो गया, ये हो गया 7 4 11 12 13 3, असल का 1, 9 और 10 10 और 8 18 18 19 20 21 का 1, असल का 2 और 1 3, 313। तो ये आपका हो गया 313। अब इसमें जोड़ते हैं, तो 5 और 4 9, 3 4 5 और 1 6, 5 और 9 10 11 का, असल का 1, 3 4 12, 121। अब ये हो गया आपका 3 और 4 5 7 5 12 का, असल का 2, असल का 1 4 5 6 7 8 और 1 9, तो ये निकालते, चलो इसका निकालना था, सॉरी, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 का 7, असल का 1, और 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 3 13, 137, सही है ना, 137 से निकालता ना, दोनों में 137 आ रहा है क्या, 8 और 10 17, ठीक है 9 5 14 15 16 17। अब ये क्या हो गया 9 7 16 1 17 7, असल का 1, 6 3 9 10 11 1 12 2, असल का 1, और ये होगा 327। तो अब क्या होगा 313/327, ये बोल रहा है ना कितना किसका परसेंटेज है, तो इसके ऊपर में ये परसेंटेज निकालना है। तो अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए अब देखो कैलकुलेशन हार्ड है, यहाँ पे ना 95 भी है, 96 भी है, 98 भी है, बहुत पास में है। तो 9 तक तो आप मान लो पहला डिजिट तो 9 ही आएगा, तो 9 आएगा, तो पहले देखते हैं 9 के बाद कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना। अब ये जरूर कर सकते हो 95 चेक करोगे, लेकिन डायरेक्ट 95 थोड़ा इजी पड़ता है ना, 95 चेक करोगे तो भी लफड़ा है, 96 एकदम पास में है, पॉइंट में है। और वो भी चीज ध्यान रखो, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांक है, निकटतम, तो मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 95 पॉइंट अगर आपके पास 6 आ गया तो वो 96 हो जाएगा आंसर। तो सिर्फ 2 डिजिट में काम नहीं चलेगा, तीसरा डिजिट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है कैलकुलेशन है, यहाँ पे सवाल इजी है, कैलकुलेशन है। तो 9 के मल्टीपल कर देते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 9 7 63 का 3, असल का 6 9 2 18 24 से 4, असल का 2 9 3 27 29, ये हो गया। उसके बाद में ये माइनस होगा 3130 में से, तो ये हो गया 10 में से 3 गया 7, और 12 में से 4 गया 8, और ये आपका हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 187। तो अब क्या होगा 9 के बाद में हमारे पास में 187 रिमाइंडर बचा, तो 187 का मैं 1870 मान लेता हूँ। तो 3 to 7 का ये कितने टाइम से
6 गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 27 का 6 गुना तो 100 से बाहर निकल जाता है, तो 6 तो नहीं होगा, 5 गुना होगा, तो 95 पॉइंट। अब समझो 95 पॉइंट यहाँ तक निकाल दे, 5 डायरेक्ट ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, 5 तो पता है हमें, लेकिन अब हमारे पास में ये प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ बोला निकटतम पूर्ण संख्या तक, तो अगला डिजिट भी 5 से ज़्यादा है कि कम है वो भी चेक करना है, सिली मत कर देना, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये अगर 95 टिक कर दे रहे हो ना तो वहाँ पे आप गड़बड़ करोगे, क्योंकि जस्ट ऑप्शन 96 है, अगर ये 97 होता ना तो दिक्कत नहीं थी, तो मैं क्या करता इसी को 95 को टिक मार देता, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा ही क्या, 96 हो सकता है लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो चीज़ है 95, तो 95 पॉइंट। अब समझो 327 का 5 गुना करते हैं, तो 27 का 5 गुना क्या होगा, 35 का 5 असल का 3 5 10 13 3 असल का 15 15 16 1635 इसमें से माइनस करो तो क्या 35 2 70 8 6 2 2350। अब 2350 327 का ये कितना हो गया, ये आपका लगभग 7 गुना हो रहा है, तो 95.7 आ रहा है, तो 95.7 मतलब आपका ऑप्शन आंसर है 96, ध्यान रखना 95 नहीं है, ध्यान रख लेना, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा गड़बड़ करते हैं, ये इसी को फिर सिली बोलते हैं, फिर आके बोलते हैं कि अरे सर सिली हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे लग रहा है कि आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करो। और मैंने जो लेक्चर अभी ये हमारे पास लेक्चर नंबर 13 था, तो मैं 36 शिफ्ट के पूरे लेक्चर करवाने वाला हूँ, और मैक्सिमम बार है ना मैं अभी क्या रहने वाला हूँ कि लगातार रोजाना ही आपके लेक्चर आते रहेंगे, बस कभी कभी बीच में क्या होता है ये स्ट्रेटजी वाले वीडियो आ जाते हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है ना, जैसे कुछ गाइड करने वाले वीडियो आ गए, कभी कुछ न्यूज़ इस टाइप का कुछ भी वीडियो आ जाता है, तो फिर उसके बाद में 1-2 दिन का मैं गैप ले लेता हूँ। बाकी जो ये लेक्चर वाले वीडियो अगर आ रहे हैं तो 4-5 लगातार आएंगे, उसके बाद में कुछ एक आध वीडियो ये सब आ जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए कि ये लगातार आपके रहेगी, लगभग वीक में 5-6 तो लेक्चर करवा ही दूंगा मैं, कहने का मतलब। तो आपका ये समझो कि हमारे पास कितने लेक्चर बच गए हैं, ये आपके 23 लेक्चर अभी लगभग बचे हुए हैं, तो आपका 4 वीक के अंदर में इस महीने में ख़त्म कर देंगे, इस महीने का मतलब लगभग 1 महीना अभी से 1 महीने में ये पूरी की पूरी शिफ्ट हम लोग खत्म कर देंगे। अंडरस्टूड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर को देख लीजिए, और आप अगर इस लेक्चर के इस सीरीज़ के अंदर में कंटिन्यू रहेंगे शुरू से एंड तक, तो आई बेट कि आपको मैथ्स के अंदर में कोई रोक नहीं पाएगा। बस आपको एक चीज़ करनी है कि इस सीरीज़ के अलावा आपको सिलेबस करते रहना है, बस बाकी कुछ नहीं करना, और 2023 के मॉक दे देना है, बस इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।